हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन करेंगे वन शॉट में। ठीक है, मतलब एक बार में ही पूरा। ठीक है, तो रिवीजन में सबसे पहली बात तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। थ्योरी बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं जाएगा, सिंपल सिंपल जाएगा। ठीक है, एक आपको रिवीजन होगा, ओवरऑल पूरा फॉर्मूला पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं प्रेजेंट करूँगा। ठीक है ना। तो देखिए, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो हिस्से हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट वन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट टू। पहले मैं पार्ट वन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पार्ट वन में सबसे पहले मैं चार्ज के बारे में बात करूंगा। तो जैसा कि मैं जानता हूँ, चार्ज जो है वो क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर पाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे पाया जाता है। चार्ज के दो नेचर होते हैं, पॉजिटिव नेचर और नेगेटिव नेचर। ठीक है ना। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होगी, तो चार्ज की एसआई यूनिट होगी कूलम। पहली बात तो चार्ज की एसआई यूनिट होगी कूलम। सीजीएस यूनिट क्या होगी भाई, तो सीजीएस यूनिट होगी स्टैट कूलम और ईएसयू। ठीक है, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 स्टैट कूलम या ईएसयू भी बोलते हैं। ये सिंपल है, ये सबको याद रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव नेचर का चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज कहता है तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज अगर कहता है तो ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज होता है, +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद अब हम लोग आते हैं कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। किसी बॉडी पर अगर चार्ज बताना है तो बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से टोटल चार्ज, प्रोटॉन की वजह से टोटल चार्ज, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, वी विल हैव द टोटल चार्ज। ठीक है, यहाँ पे हम जानते हैं चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज Q इक्वल टू NE, वेयर Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात कर रहा हूँ अभी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। n क्या है, इंटीग्रल नंबर है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, n इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे चलेगा। ठीक, यहाँ पर E जो है वो क्या है, तो E जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, या 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम को अपन लोग E लिखते हैं। E फॉर इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन है। यहाँ पर अगर मुझसे कहता है मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो हम लोग लिखेंगे n की वैल्यू 1, तो E आ जाएगा। n की वैल्यू फिर 2 रखेंगे तो 2E हो जाएगा, 3E हो जाएगा। तो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है भाई, तो चलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारे सामने आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि भैया जो चार्ज है वो कंजर्व होता है, टोटल चार्ज कंजर्व होता है, ये भी हम जानते हैं। और हम ये जानते हैं कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये भी बात हम लोग चार्ज के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम ये जानते हैं अगर किसी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन हटेगा तो इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर किसी बॉडी पर न्यूट्रल बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन करते हैं तो उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पर n का मतलब आप ये भी ले सकते हैं कि n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड भी बोल सकते हैं। जैसे कि किसी न्यूट्रल बॉडी से ट्रांसफर्ड, किसी न्यूट्रल बॉडी से ट्रांसफर्ड। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी से जो है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी कितने आ रहे हैं या कितने हट रहे हैं, अगर वो मालूम रहेगा तो सीधा सीधा n लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, ये तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो है चार्ज अभी बेसिक नेचर चल रहा है। ठीक, अब जरा सुनते हैं, बहुत आराम से अभी चार्ज पे ही बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो रहा चार्ज भाई। ठीक है, चार्ज जो है हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे कहानी ये है कि हम लोग जानते हैं सेम नेचर ऑफ चार्ज रिपेल ईच अदर, दैट इज लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल कहानी है।
अब हम लोग बात करते हैं कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे देते हैं। तो देखिए, किसी बॉडी को चार्ज करने के 3 तरीके हैं, ठीक है ना। किसी बॉडी को चार्ज करने के 3 तरीके हैं। पहला है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या बाय रबिंग। दो बॉडी को रब करते हैं, तो रब करने से क्या होता है कि ड्यू टू फ्रिक्शन हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, ठीक है। एक तो ये कहानी हो गई। दूसरी कहानी ये हो गई कि कंडक्शन मेथड से हम बॉडी को चार्ज करते हैं। तो कंडक्शन मेथड में क्या करते हैं कि बहुत सिंपल, कंडक्शन मेथड में बॉडी को चार्ज करने का तरीका। तो कंडक्शन मेथड में हम बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले तो कंडक्शन मेथड जो होता है वो वैलिड होता है कंडक्टिंग बॉडीज के लिए। मतलब आप इससे कंडक्टिंग बॉडी को हम लोग चार्ज करते हैं, कंडक्टिंग बॉडी जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, दूसरा भी कंडक्टिंग बॉडी होना चाहिए जिसपे पहले से चार्ज है, और उस कंडक्टिंग बॉडी को हम कांटेक्ट में लाते हैं। जैसे ही कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। और इस तरह से देखिए, दोनों ही कंडक्टर होगा। ये सेकंड कंडक्टर जिस पे चार्ज नहीं है उसे मुझे चार्ज देना है, और ये फर्स्ट कंडक्टर जिस पर पहले से चार्ज है वो चार्ज इसको देगा। तो फाइनली हम देखते हैं सेकंड कंडक्टर पे जो है वो चार्ज आ जाएगा, और जो है ये देखिए ये चार्ज हो गया। तो ये जो है हम बोलते हैं कि ये फाइनली कंडक्शन मेथड से ये बॉडी चार्ज हो गया। तो ये था हमारा कंडक्शन मेथड, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडक्शन मेथड। देखिए, इंडक्शन मेथड से हम बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। और इंडक्शन के बारे में तो मैं आपको एक और बात बोलूँगा। इंडक्शन पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बार बार यूज होता है, तो हम लोग इंडक्शन को एक बार ठीक से समझ लेंगे, ठीक है। तो इंडक्शन जो है हम लोग को समझना है। तो बेसिकली क्या होता है इंडक्शन, सबसे पहले समझते हैं। तो इंडक्शन जो होता है वो सबसे पहले तो कंडक्टर में होता है। बहुत पुअर इंडक्शन टेक्स प्लेस इन द इंसुलेटर, ठीक है ना। इंसुलेटर में बहुत थोड़ा सा होता है, बहुत माइनर सा होता है, जबकि कंडक्टर में तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इंडक्शन के लिए जिम्मेदार है फ्री इलेक्ट्रॉन। और हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, अब ये कंडक्टर है, इसके नज़दीक आप जो है चार्ज बॉडी को रखते हैं, है ना। तो जैसे हम चार्ज बॉडी को रखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जमा होने लगता है, यहाँ पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज जमा होता है, ठीक है। और यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आएंगे, बल्कि इस तरह से आएंगे कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना डेवलप हो रहा होगा, इन इंड्यूस्ड चार्जेस को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस, उसकी वजह से उतना ही फील्ड इधर होगा, और नेट फील्ड अंदर क्या हो जाता है, जीरो। तो यहाँ पर नेट फील्ड को जीरो करने के लिए चार्ज जो है सरफेस पर आता है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन, और ये जो चार्ज आता है उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। तो इंडक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्शन से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, और ये इंडक्शन ये है बेसिकली, ठीक है ना। इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया। अब हम अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग करने से अपने आप ये बॉडी पर या तो नेगेटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इंडक्शन बहुत काम की चीज़ है। इसमें मैंने आपको बताया सारे इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पर आएंगे, उतने ही पॉजिटिव यहाँ, इससे कि अंदर के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। जैसे कोई कॉम्ब है और वो स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर है, तो कॉम्ब को अगर हम सूखे बालों में रगड़ते हैं और स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर के पास लाते हैं तो वो अट्रैक्ट होता है, और अट्रैक्ट ड्यू टू द इंडक्शन होता है, ठीक है। तो ये चार्ज का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने सीख लिया, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं कूलम्ब्स लॉ पे, ठीक है ना। चलिए भाई, कूलम्ब्स लॉ हम लोग देख लेते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ जो है इसके हम लोग जरा देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कूलम्ब्स लॉ में, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेज। तो सिंपली इसमें पहली पॉइंट में कहूंगा कि ये पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2। पॉइंट चार्ज मतलब साइज ऑफ द बॉडी इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन विद द सेपरेशन। अब देखिए फोर्स जो होता है दो चार्ज के बीच में, वो होता है मैग्नीट्यूड जो होता है वो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर जैसे ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, तो जितना फोर्स से ये रिपेल करेगा Q1 Q2 को, उतना ही फोर्स से ये रिपेल करेगा। फोर्स इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि अगर ये बड़ा चार्ज है तो बड़ा फोर्स है, ऐसा कुछ नहीं होता है, और ये छोटा चार्ज है तो छोटा फोर्स है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। फोर्स का मैग्नीट्यूड ये होता है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग सब लोग जानते हैं, कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर
-12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 9 × 10⁹ और यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। सीजीएस यूनिट में क्या होता है, तो 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर स्टैट कूलम स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा, ये वैल्यू हम लोग को याद रख लेनी चाहिए। अब यहाँ पे ये जो है, अगर मान लीजिए दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम हो, तो मीडियम के केस में क्या बताया गया है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक। तो डाइलेक्ट्रिक अगर मीडियम होता है तो उस केस में F = 1 हर मीडियम की अपनी परमिटिविटी होती है, और ये हो जाएगा Q1 Q2 R स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा फोर्स। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, K से। K = क्या होगा, ε/ε0, ठीक है। यहाँ पर एप्सिलॉन = क्या होता है, ε0 × K। अब यहाँ पर हम लोग को जानना चाहिए K = 1 फॉर एयर। एयर के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, 1। और किसी अनदर मीडियम के लिए, जैसे कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो K की वैल्यू में से 1 से क्या होगी, बड़ी होगी। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए होता है, ठीक है। और मेटल के केस में K जो है वो क्या होता है, इन्फिनिटी। यानी कंडक्टर के लिए K क्या होता है, इन्फिनिटी, ओके। उसके बाद दो चार्ज के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे 1/4πε0 K Q1 Q2/R²। ये फोर्स का फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है, जहाँ K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमें ये याद रख लेना चाहिए। 2 पॉइंट और हमें ध्यान रख लेना चाहिए। अगर दो चार्ज मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है, अभी जैसे मान लीजिए Q1 और Q2 डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है, ठीक है, R सेपरेशन पे, और वही दो चार्ज एयर में है R सेपरेशन पे। ये एयर है और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो फोर्स का रेशियो क्या होगा, है ना। तो हमें क्या याद रखना चाहिए, मीडियम अगर डाइलेक्ट्रिक है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F air/K। एयर में जितना फोर्स लग रहा है उसमें K का डिवाइड कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, मीडियम में फोर्स मिल जाएगा। जैसे अभी एयर सेपरेशन है ना, R वही है सेम सेपरेशन पे, लेकिन अभी मीडियम एयर है, तो मान लीजिए फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। अब इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दो तो फोर्स कितना होगा, तो 10 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है तो 10/2 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो सिंपल कहानी है, बहुत ध्यान से मिटा रहा हूँ, ठीक। चलो भाई ईमानदारी से सुनते रहना, बड़े मजे से, है ना। फिजिक्स बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है भाई, ठीक है। एक बार पूरा पढ़ो फिर वन शॉट भी देखो, मजा आ गया भाई। तो चलिए भाई, हम लोग वन शॉट में रिवीजन भी तो कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा देखिए कूलम्ब्स लॉ में, कूलम्ब्स लॉ जो है इसको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। एक पॉइंट और देखिए, अगर दो चार्ज Q1 और Q2 अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है यहाँ पर और सेपरेशन R है, अगर मुझसे कहेगा एयर में कितना डिस्टेंस रखें, एयर में कितना डिस्टेंस हो, जैसे मान लो एयर में डिस्टेंस को अपन लोग कुछ मान लेते हैं, R' मान लेते हैं, क्या मान लिया R है। अब यहाँ एयर में जिससे कि फोर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, फोर्स इक्वल हो जाए, मतलब मीडियम में फोर्स और एयर में फोर्स इक्वल हो जाए। तो मीडियम में फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, 1/, जहाँ एप्सिलॉन है वही K का मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान देते रहना, ठीक है। नजर हटी दुर्घटना घटी। और एयर में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन कितना मैंने माना, R' अपन को सॉल्व करना है। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R' कितना आएगा, R√K। तो इस तरह से ये हमारा R√K हो गया। मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अगर सेपरेशन R है तो एयर में कितना सेपरेशन रखेंगे, तो R√K, ठीक। अब आते हैं कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। चलिए भाई, तो वेक्टर फॉर्म हम लोग देख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में ये होता है कि जैसे ये Q1 है और ये Q2 है, तो जैसे मान लीजिए Q2 पे फोर्स बताना है तो ये Q1 इस Q2 को रिपेल कर रहा है अगर, तो फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1, आप इसे वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। तो देखिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड, अच्छा देखिए जब कुछ नहीं बोलता है तो हमें एयर लेना है,
और 1/4 को कांस्टेंट मानना है, जिसे हम k लिख लेंगे। k इज नॉट द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 1/4 की जगह पर हम k लिखते हैं, ठीक है। तो k q1 q2 बाई, अब डिस्टेंस तो मालूम नहीं है, तो मान लीजिए q1 को ओरिजिन की तरह और q2 का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से, ये r वेक्टर है। तो r वेक्टर का मॉड का स्क्वायर कर लेंगे। r वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसकी डायरेक्शन है, मतलब r वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इसकी डायरेक्शन है। और डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं? यूनिट वेक्टर से। या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, F21 वेक्टर इक्वल टू, ये पोजीशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट है, R21 कर लीजिए, k q1 q2 अपॉन यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा R21 वेक्टर का मॉड क्यूब R21 वेक्टर। इस तरह से अपन लोग, अच्छा इसमें क्या है, इस वेक्टर वाले फॉर्मूले में Q1 और Q2 को नेचर के साथ रखना। जैसे अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, या माइनस माइनस है सेम नेचर है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा तो प्लस माइनस आगे माइनस हो जाएगा। इस वाले फॉर्मूले में क्या करते हैं, जैसे 1/4 Q1 Q2 बाय r², इसमें मैग्नीट्यूड रखते हैं सिर्फ, लेकिन वेक्टर फॉर्म जब भी लिखते हैं तो फिर नेचर भी रखना पड़ता है चार्ज का। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं बड़े आराम से, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए कूलम्ब्स लॉ में अब हम लोग ध्यान देंगे। चलिए भाई, कूलम्ब्स लॉ में अब हम लोग ध्यान देंगे सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज। देखिए फोर्सेज का सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन मतलब क्या होता है? एक साथ जब फोर्सेज लगते हैं तो उसे बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज, है ना। तो जैसे मान लीजिए चार्ज Q है, अब इस पे Q1 चार्ज रखा है, इधर Q2 रखा है, इधर Q3 रखा है, तो इस चार्ज पे फोर्स देखना है तो Q1 इसको रिपेल करेगा, F1 वेक्टर, Q2 इसको रिपेल करेगा, F2 वेक्टर, Q3 इसको रिपेल करेगा, F3 वेक्टर। तो क्या हुआ, इस चार्ज पे एक साथ कई सारे फोर्सेज लग रहे हैं। तो यहाँ पे अगर किसी बॉडी पर एक साथ कई सारे फोर्सेज लगते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन। और F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये नेट फोर्स होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग जैसे कुछ ज़रूरी पॉइंट भी देख लें, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक ट्रायंगल है, यहाँ चार्ज Q है, यहाँ चार्ज Q है, यहाँ चार्ज Q है, अगर मैं बोलूं सेंटर पे जो स्मॉल Q, इस पे फोर्स बताइए, तो वेरी सिंपल, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। बहुत सिंपल कहानी है। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा 4 कॉर्नर है, चारों कॉर्नर पे चार्ज है Q Q Q, और मेरे से कहेगा सेंटर पे जो है स्मॉल Q चार्ज रखा है, इस पे फोर्स बताइए। तो जब रेगुलर साइड्स मिलेगा, है ना, जैसे स्क्वायर है, सभी कॉर्नर पे चार्ज इक्वल है, और सेंटर पर अगर कोई चार्ज है तो इस पे भी फोर्स क्या लिखना है? 0, ठीक है। यहाँ पर ये जो है बेसिक पॉइंट है जो हमें जानना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये क्या था बेटा? कूलम्ब्स लॉ, है ना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसमें मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को मिक्स करके आपको रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है ना। पार्ट 1 अलग नहीं करा रहा हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 मिक्स कर देता हूँ, ठीक है। एक पूरा एक सिलसिलेवार ढंग से पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंबाइंड रिवीजन हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भैया बताइए, किसी चार्ज की वजह से चारों इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जाननी है, यानी इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड जाननी है, तो वहां पर टेस्ट चार्ज क्यू रखते हैं, और टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए। अगर इस पे फोर्स लगा F, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स अपॉन फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जैसे आपने Q टेस्ट चार्ज रखा है तो F अपॉन Q को बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, जिधर टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ये जान लेना चाहिए किसी पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड क्या होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड तो हम बोलते हैं किसी पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड आर डिस्टेंस पे तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका अगर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ई वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, जहाँ आर कैप क्या हो जाएगा, चार्ज से पॉइंट की पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर बोल लीजिए तो आर कैप हो जाएगा। अगर आर कैप का डेफिनेशन अगर आप यहाँ लगा दें तो आप इसको ऐसे भी लिखते हैं के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये ध्यान देने वाली बात है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड जो है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज से फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है। ठीक है, ये तो हम लोग समझ गए। ये तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड हो गया। ठीक, हम इसे मिटा रहे भाई, बहुत आराम से ध्यान से सुनते रहना, बड़े मजे से, जोर से बोलो, बड़े मजे से। चलिए भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ध्यान से, आराम से। अब हम लोग देखिए किसी रिंग की वजह से फील्ड को देख लेते हैं। रिंग की वजह से फील्ड, तो रिंग की वजह से फील्ड क्या होता है, जैसे ये रिंग है तो ये रिंग है और चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंटर पे फील्ड, तो सेंटर पे फील्ड क्या होता है, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंटर पे फील्ड क्यों जीरो होता है, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट की वजह से फील्ड इधर, तो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट इस फील्ड को कैंसिल करके इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर देगा। ठीक है, अगर बोलेगा एक्सिस पर ये रिंग है और एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, ये पॉइंट सेंटर से एक डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे फील्ड अलोंग द एक्सिस एंड अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, और एक्सिस पर जो फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, फॉर्मूला होता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ पे पॉइंट ये भी याद रखना है आपको, अगर किसी चार्ज को, जैसे पॉजिटिव चार्ज रिंग है और सब लोग ध्यान से सुनना, ये एक्सिस है, अगर क्वेश्चन बोलेगा जैसे चार्ज क्यू है, यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज जिसका मास m है और चार्ज -q है, एक पार्टिकल है। अब यहाँ पे इसे मैंने सेंटर से एक डिस्टेंस पर छोड़ दिया, तो अगर आपको दिख जाए क्वेश्चन में x इज वेरी वेरी लेस देन r, छोड़ेंगे तो ये ऑसिलेट करेगा और आपको ऑसिलेशन बोलना है SHM। ठीक है, और अगर x इज नॉट वेरी लेस देन r, x इज नॉट, है ना, वेरी वेरी लेस देन r, देन आपको बोलना है पीरियोडिक बट नॉट SHM, पीरियोडिक बट नॉट SHM। ये SHM नहीं होगा लेकिन पीरियोडिक होगा। ठीक है, बट नॉट SHM, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल कहानी है, सब याद रखना है, ध्यान देते जाओ। फिर सुनिएगा, रिंग में ही बात कर रहा हूं। ठीक है, रिंग में ही बात कर रहा हूं। अगर ऐसा हो कहानी, अगर मेरे से कह दे कि, जरा ध्यान देना, कि ये रिंग है और यहाँ पे बहुत आराम से, बड़े प्यार से बोलेगा कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, x की वैल्यू क्या होगी जहां पर फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम हो जाए। तो देखिए हम लोग को क्या याद रखना है, x की वैल्यू r/√2, क्या याद रखना है, r/√2, वो भी प्लस माइनस, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये सेंटर से डिस्टेंस है, स्मॉल r या x लिख दो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस पे लिया, तो ग्राफ आपको यहाँ पर ऐसे करके ऐसे और ये ऐसे करके ऐसे, ये देखिए यहाँ पे जो फील्ड r/√2 पर मैक्सिमम होता है, यहाँ भी फील्ड r/√2 पर मैक्सिमम होगा, मैग्नीट्यूड में मैक्सिमम होगा, माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगा, फील्ड इधर की तरफ होगा। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक, फिर देखिए
अगर हमें सेमी सर्कुलर रिंग कहेगा कि सेमी सर्कुलर रिंग है भाई, सेमी सर्कुलर रिंग है जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा, जैसे रिंग है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मुझसे कहेगा सेंटर पे फील्ड, तो आपको ऐसे करके ऐसे डिवाइड करना है, ठीक है। ये लाइन जिससे दो हिस्सों में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे रेडियस आर है और यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है 2k लैम्डा बाई आर। तो सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाई आर होगा। अगर कोई आर्क होगा, जैसे सपोज दैट ये आर्क है और ये जो है सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, तो आपको फिर से डिवाइड करना है थीटा एंगल ये पूरा। तो यहाँ पर आपको एंगल को आधा आधा बांट देना है, एक ऐसी लाइन खींचनी है जो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन होगी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2, जैसे यहाँ देखो थीटा 180 है, तो 180 बाई 2 कितना होगा 90, और साइन 90 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बहुत आराम से। तो भाई हम लोगों ने बात करा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, यहीं पर बात करेंगे फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? चलो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सुन लेते हैं, फिर फ्लक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, इमेजिनरी लाइंस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में ड्रॉ करते हैं, इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि किसी पॉइंट पर टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है, ठीक है। जैसे ये है, लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बना हुआ है, तो किसी पॉइंट पर टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। तो ये पूरी तरह से इमेजिनरी लाइंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है, किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होते हैं, ठीक है। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होते हैं, ओके, ध्यान देना है। किसी नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन रेडियली इनवर्ड होते हैं, रेडियली इनवर्ड होते हैं। इस तरह से आपको फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड बनाना है, ठीक है। फील्ड लाइंस अगर मान लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव आसपास रखे हैं, तो पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव की तरफ जाएगा, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे, ठीक है। ये फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, फील्ड लाइंस के बारे में और भी बात करनी है। अब देखिए, आप इसे ना लाइट बल्ब की तरह मानिएगा, लाइट बल्ब से जैसे रेज निकलती है ना, उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती हैं, है ना। ये नेगेटिव बल्ब है, इसमें लाइट रे आ रही है, ऐसे करके आप थोड़ी देर के लिए इमेजिनरी लाइन से ऐसा मान लीजिए, ठीक। सुनते जाइएगा आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात तो हमें बोलना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां पास पास होती है, जैसे मैंने ऐसे बनाया ऐसे बनाया, तो देखिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, फील्ड कहाँ पे स्ट्रांग होगा, तो बोलेंगे सर ए पर फील्ड जो है वीक होगा, बी पर फील्ड स्ट्रांग होगा, ठीक। फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा, फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है, तो नेवर फॉर्म क्लोज लूप, कभी भी ये क्लोज लूप नहीं बनाते, नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है, वेरी सिंपल। फिर उसके बाद दो चार्ज अगर किसी चार्ज से ज़्यादा फील्ड लाइन निकल रही है, ज़्यादा फील्ड लाइन आ रही है, तो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और किसी चार्ज पर फील्ड लाइन कम आ रही है या फील्ड लाइन कम निकल रही है, तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कम है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज
एंड टर्मिनेट मतलब समाप्त होता है वहां पे नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। ये सब सिंपल कहानी है। फिर उसके बाद कंडक्टर के सरफेस को हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली काटती है। जैसे ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर अगर आप रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, तो ये कंडक्टर के को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली काटती है, ठीक है, परपेंडिकुलरली। और कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसलिए अंदर जो है फील्ड लाइंस नहीं बनानी है, ठीक है। अगर मान लीजिए कंडक्टर जो है उसमें जो है ये कैविटी है, ये कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर वाला मामला है। अब इसमें चार्ज सेंटर पे रखा है, तो कंडक्टर की सरफेस को फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली ऐसे काटेंगी और बाहर परपेंडिकुलरली ऐसे निकल जाएंगी, ठीक है, परपेंडिकुलरली ऐसे निकल जाएंगी। और वहीं अगर चार्ज सेंटर पे ना हो, जैसे यहाँ बना रहा हूँ, चार्ज सेंटर पे ना हो। अब जैसे ये कंडक्टर है, ध्यान देना, ये कंडक्टर है, अब चार्ज मान लीजिए यहाँ पे है, तो चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस को परपेंडिकुलरली काटेगा ऐसे, ये परपेंडिकुलरली काटेगा ऐसे, ऐसे देखिए परपेंडिकुलरली काट रहा है, लेकिन बाहर बिल्कुल वैसे ही निकलेगा ऐसे, ठीक है। अंदर क्या हुआ इसको कोई मतलब नहीं, देखिए बाहर वैसे निकल रहा है, तो यहाँ पे देखिए मुड़ गया ताकि परपेंडिकुलरली काट सके। तो इस तरह से फील्ड लाइंस हमें बनानी होती है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बहुत आराम से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अच्छा, एक बात तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म फील्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाते हैं? इक्वली स्पेस्ड लाइन, इक्वली स्पेस्ड स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और बराबर डिस्टेंसेस पर बनाएंगे, जिससे हम समझ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं बड़े आराम से, बड़े आराम से, घबराना नहीं है भाई, सिंपल कहानी है, घबराना नहीं है भाई, सिंपल कहानी है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़ लेते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलरली, किसी सरफेस से फील्ड लाइंस, जितनी फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली पास करती है उसे बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली, ठीक है। फ्लक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए देखिए, मान लीजिए ये एक प्लेन सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर किधर होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लीजिए ऐसे जा रही हैं एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल, तो फाई बराबर क्या होगा? ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, या फाई बराबर क्या होगा? ई एस कॉस थीटा। और अगर मान लीजिए हर जगह फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, फील्ड वेरिएबल है ना, अगर मान लीजिए यही प्लेन सरफेस है और फील्ड क्या है? वेरिएबल, या फील्ड कुछ और, या फील्ड कुछ और, वैसे केस में क्या मानते हैं? एलिमेंट्री एरिया, स्मॉल एरिया, मान लीजिए ds वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो हम लोग क्या करते हैं? छोटे एरिया से फ्लक्स को निकालेंगे। मेरी बात सुनाई दे रही है ना? समझ में आ रही है ना? माइक काम कर रहा है भाई? कर रहा है काम, वेरी गुड। तो छोटे एरिया से फ्लक्स निकालेंगे और इसे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है पूरे एरिया से फ्लक्स, है ना, पूरे एरिया से फ्लक्स मिल जाएगा ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्लियर हो गया? अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये एक प्लेन सरफेस है, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही, तो यहाँ पे फ्लक्स अगर मैं बोलूंगा तो कितना लिखेंगे? E इंटू एस, फील्ड यूनिफॉर्म मान के चलना। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, तो cos 0 डिग्री 1 हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये प्लेन सरफेस है, एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना 90 डिग्री, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? प्लेन के पैरेलल है, तो फ्लक्स क्या बोलेंगे? 0, क्योंकि cos 90 डिग्री क्या होता है? 0, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये आपका प्लेन सरफेस है, एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए अपोजिट है, तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स होगा माइनस ES, ठीक है। फ्लक्स की यूनिट क्या होगी? फ्लक्स की SI यूनिट होती है, बताओ फ्लक्स की SI यूनिट, जोर से बोलोगे तो मेरे तक पहुंच जाएगा, वैसे टेंशन मत लेना।
ठीक है, क्या सर डायलॉग मार रहे हो आप, है डायलॉग मार रहे हो, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, मजा आ गया, आगे बढ़े। तो हमने अभी सीखा फ्लक्स, बहुत बढ़िया। फ्लक्स में ही हम लोग को सीखना है गॉस थ्योरम। क्या सीखना है? गॉस थ्योरम। फ्लक्स में क्या सीखेंगे? गॉस थ्योरम, डरने का नहीं, ठीक है। तो हम लोग अब सीखेंगे, अरे यार इसको भी मिटा देते हैं यार, पहले फ्लक्स को तो मिटा दें, कमाल करते हो यार। चलिए, तो अब हम लोग गॉस थ्योरम सीखेंगे, ठीक। चलिए भाई, तो गॉस थ्योरम सीखते हैं। गॉस थ्योरम, है ना, देखना ध्यान से। इसमें गॉस थ्योरम में ये बोला गया है कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस बोल रहा हूं, जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, जो वॉल्यूम को घेरेगा, कवर करेगा, 3D सरफेस। तो यहाँ पर ये कोई क्लोज सरफेस है, ये बना रहा हूं, लग रहा है 2D में, लेकिन ये ऐसे समझना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसके अंदर चार्ज है, इसके अंदर मान लीजिए Q1 चार्ज है, ये -Q2 है, ये Q4 है, ये Q3 है, बहुत सारे चार्जेज हैं। तो यहाँ पे ये जो है एक छोटा सा एरिया मान लीजिए, इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब अगर मेरे से कहा जाए कि आप जो है देखिए गॉस थ्योरम क्या है, इसको सुनिएगा। तो गॉस थ्योरम कहता है कि गॉसियन सरफेस को क्या बोलते हैं बेटा? गॉसियन सरफेस। ये जो क्लोज सरफेस को क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। बड़े आराम से इसे क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स आप जिसे आप फाई टोटल लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? पूरे गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स, ये बराबर होता है Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स का मतलब है कि आप एक छोटे से एरिया से फ्लक्स निकालिए, छोटे से एरिया से फ्लक्स निकालिए, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेट में ऐसे ऐसे जितने भी एरिया मानते हैं आप इस सरफेस पे पूरा, जिससे कि कंप्लीट ये सरफेस हो जाए, तो छोटे छोटे एरिया जितने भी है सबसे फ्लक्स को ऐड करना, मतलब इंटीग्रेट करना। और यहाँ इंटीग्रेशन पे सर्कल का साइन देना, मतलब क्या होता है? क्लोज्ड सरफेस। तो इज इक्वल टू Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना। और यहाँ पर ई वेक्टर क्या है? तो ई वेक्टर है, ई वेक्टर यहाँ पर दरअसल है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड चार्जेज, है ना। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड चार्जेज, इनसाइड एंड आउटसाइड चार्जेज। बड़े आराम से, बड़े आराम से, घबराने का नहीं। तो ये हमारे पास सबसे पहले तो ये गॉस थ्योरम है, जो कि बहुत ही सिंपल था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। गॉस थ्योरम में भी बात करेंगे, गॉस थ्योरम पे ही रहते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, है ना। गॉस थ्योरम को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए, अगर मेरे से कहता है ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर चार्ज Q है, उससे बोलता है इससे फ्लक्स बताइए, तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होगा? Q बाई एप्सिलॉन। फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन जिसको क्रॉस कर रही है, उसको क्या बोलते हैं? कितना आएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बोलूं ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर डाईपोल है, मतलब एक +Q एक -Q, बताइए टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो बोलेंगे सर टोटल इनक्लोज चार्ज क्या है? 0, जितना प्लस उतना माइनस, टोटल इनक्लोज चार्ज 0, इसलिए फ्लक्स क्या आएगा? 0, ठीक है, आराम से। अब अगर मैंने आपसे कहा ये आपका गॉसियन सरफेस है, ये Q है, ये बाहर भी Q है, फ्लक्स कितना होगा? तो हम बोलेंगे सर फ्लक्स में बाहर कितना चार्ज उससे मतलब नहीं होता है, फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन इनक्लोज चार्ज ओनली। तो इनक्लोज चार्ज कितना है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और भी बात करते हैं। यहाँ बता दूं? चलो ठीक है, यहाँ करते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये क्यूब है, तो अगर क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा रहेगा तो फ्लक्स कितना होगा क्यूब से? क्यूब से फ्लक्स होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसके एक फेस से फ्लक्स कितना होगा? तो एक फेस, कितने फेसेस होते? 6, और 4 सेंटर पे है, तो 6 से सिंपली डिवाइड कर लेंगे, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट।
फिर अगर मान लीजिए क्यूब की बात नीचे यहाँ पर अभी जगह बन रहा है तो अपन करते जाते हैं, दिल पे नहीं लेते हैं, जोर से बोलो, दिल पे नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे क्यू चार्ज, ठीक है, नहीं यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ रख लेते हैं क्यू चार्ज, फेस के एक सेंटर पे है, तो क्या होगा, एक ऐसा ही क्यूब इधर मानेंगे, बना दो या समझ में आ रहा है, ऐसा ही क्यूब बनाएंगे, है ना, जिससे कि चार्ज कंप्लीट गॉसियन सरफेस, दो क्यूब मिला के कंप्लीट गॉसियन सरफेस, है ना। तो आपसे टोटल फ्लक्स कहेगा तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दिए हुए क्यूब से कहेगा तो क्या करेंगे, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दिल पे नहीं लेने का। ठीक है भाई, समझना है। चलो भाई मिटाते हैं। ठीक, चलो 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 चलो, ईमानदारी से चलो, चलो चलो चलो, ईमानदारी से चलते रहो। ठीक, कितना नंबर पॉइंट था, चलो जो भी था 5वां नंबर पॉइंट और 6वां कर लेते हैं। दिल पे नहीं लेना है बस। मान लीजिए ये क्यूब है और ये इस क्यूब में हम लोग मान लेते हैं कि चार्ज जो है वो यहाँ पे रखा है। बताओ क्या होगा फ्लक्स, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और दिए हुए क्यूब से फ्लक्स, तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 क्यू एक इधर, 2 ऊपर, टोटल 3 बनाएंगे, टोटल हो जाएगा 4, तो क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट से एक क्यूब से फ्लक्स निकल आएगा। और यही अगर मान लो ये क्यूब है और जो चार्ज है वो कॉर्नर पे है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लक्स फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर दिए हुए क्यूब से क्या हो जाएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो भैया जरा 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जरा इसमें ना इंक भर लेते हैं, ठीक है, इंक भर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट, ज़्यादा ज़्यादा 1 मिनट, ठीक है। प्यास लगा है, पानी दो। बंद कर लेना ठीक से ढक्कन। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। यहां तक समझ गए थे हम लोग, ठीक है भाई। तो अब हम लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, बड़े आराम से, बड़े आराम से, ठीक है। 8वीं बात, अब यहां पे हम लोग जैसे मान लीजिए अगर हमसे कहता है ये एक हेमीस्फेयर है और 4 सेंटर पे रखा है, बताइए फ्लक्स, तो ऐसा ही एक हेमीस्फेयर ऐसे बंद कर देंगे, टोटल फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दिए हुए हेमीस्फेयर से फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर देखिए अगर मान लीजिए हम किसी गॉसियन सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या किसी चार्ज के नज़दीक रखते हैं तो चार्ज से फील्ड निकलेगा, ऐसे करके फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है, अंदर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, तो आपको बोलना है इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स क्या होगा, जीरो। यहाँ पर क्या होगा कि अगर फ्लक्स जीरो है तो हम बोलेंगे सर जितना इनवर्ड फ्लक्स होगा उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स होगा। और ध्यान रखिए अगर फ्लक्स किसी बॉडी में एंटर करता है तो उतने पोर्शन से फ्लक्स को माइनस लेते हैं और इतने पोर्शन से जिससे फ्लक्स निकलता है उससे पॉजिटिव लेते हैं, तो ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स। लेकिन अगर किसी स्मॉल पोर्शन से फ्लक्स कहेगा तो हम बोलेंगे
जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव फ्लक्स भी हो सकता है और पॉजिटिव फ्लक्स भी, किसी स्मॉल पोर्शन से फ्लक्स है ना। स्मॉल पोर्शन जैसे यहाँ होगा तो नेगेटिव फ्लक्स बोलेंगे, यहाँ होगा तो पॉजिटिव फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अगर मान लीजिए इसी पर ये कहानी बने कि ये एक हेमीस्फेयर है और आर रेडियस का ये डिस्क जैसा है, बंद है, और इसे यूनिफॉर्म फील्ड में रख दे, तो यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे, फील्ड ई है, तो कहेगा ये जो कर्व्ड सरफेसेस से फ्लक्स बताइए, तो बोलेंगे सर अंदर कोई चार्ज है नहीं, अंदर कोई चार्ज है नहीं, तो बोलेंगे सर जितना इनवर्ड फ्लक्स उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स, कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो इस वाले फ्लक्स के बराबर है जो फील्ड यहाँ से एंटर करेगा। तो डिस्क से फ्लक्स निकालना इजी है, ई इंटू एरिया कर लेंगे। इससे फ्लक्स निकालना टफ है क्योंकि यहाँ पर छोटा एरिया मानेंगे, उसका एरिया वेक्टर इधर, तो इंटीग्रेशन में लंबा जाता है, डायरेक्ट हम लोग डिस्क से देख लेंगे। तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस में होगा और इससे प्लस में होगा तो प्लस में देंगे आंसर, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात तो एक ओवरऑल गॉस थ्योरम का एक एक्सप्लेनेशन था, हमने ये गॉस थ्योरम को सीख लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कहानी ये है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ध्यान से देखते जाना भाई, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे ये देखिए सबसे पहला पॉइंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर किसी चार्ज को हम यहाँ छोड़ दें, किसी चार्ज को हम यहाँ छोड़ दें, ठीक है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव नेचर का चार्ज छोड़ेंगे तो इस पर फोर्स लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में आप इसे छोड़ते हैं तो फोर्स लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और ये जो फोर्स होगा वो कितना होगा, F इक्वल टू क्यू ई। अगर फील्ड मालूम है तो चार्ज से मल्टीप्लाई करने पे चार्ज पे फोर्स निकल आएगा। यहाँ पे चार्ज को अगर आप छोड़ते हैं तो चार्ज स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलेगा, तो रिलीज करते ही व्हेन रिलीज, ये कौन सा पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ, कौन सा पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ पर ये चलेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ पर ये चलेगा। यहां पर इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड हो जाएंगे, अगर कहेगा एक्सेलरेशन बताओ तो फोर्स अपॉन मास यानी क्यूई ओवर एम, क्यूई ओवर एम, इससे हमारे को क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन, और इससे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके कुछ भी सवाल पूछेगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, v इक्वल टू यू प्लस टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, तो ये सारा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके अपन काम कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे दूसरी बात, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में ध्यान दीजिए, जैसे ये दो प्लेट है और ये देखिए ये दो प्लेट है, और ये देखिएगा लेट अस सपोज ये पॉजिटिव है या नेगेटिव पकड़ लीजिए, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये यूनिफॉर्म फील्ड होगा, ठीक है। प्लेट्स के बीच में दो लार्ज प्लेट अगर होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। अब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज एंटर करा u वेलोसिटी से, तो बताइए इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में, है ना, तो ये यहाँ से चलते हुए ऐसे करके बाहर निकलेगा। अगर मुझसे कहता है यहाँ पे पाथ कौन सा होगा, ये मान लीजिए सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट को x मान लिया, इधर y, तो यहाँ पे y और x में रिलेशन, तो हम लोग यहाँ पे पैराबोलिक पाथ है तो प्रोजेक्टाइल वाला इक्वेशन लगाएंगे। प्रोजेक्टाइल में इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, जब फील्ड के परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे देखो याद करो टावर होता था, ग्रेविटी नीचे यानी ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे और बॉडी को ऐसे फेंकते थे, तो ये y और ये x जिसका इक्वेशन ये लिखते थे ना, यही चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे देखो फील्ड यहाँ ऊपर है उसके परपेंडिकुलर, फील्ड नीचे उसके परपेंडिकुलर, तो ये पाथ का इक्वेशन होता है। एक्सेलेरेशन की जगह यहाँ यूज करना है क्यू ओवर एम, यहाँ जी यूज करते हैं, यहाँ पर क्यू बाई एम यूज करेंगे, और फिर एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। तो ये पैराबोलिक पाथ होगा। कैसा पाथ होगा? पैराबोलिक पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल कहानी है। चलो भाई, तो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है, आप देख रहे हैं बहुत ध्यान से। अब यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, बड़े प्यार से ध्यान से समझ लीजिए, बड़े प्यार से। अब देखिए यहां पर अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो सिंपल, जैसे कोई चार्ज है ना, तो चारों ओर फील्ड होता है, ठीक है, फील्ड बहुत दूर तक होता है, तो ये इन्फिनिटी पकड़ लिया। अब किसी चार्ज Q, जैसे मान ली पॉजिटिव चार्ज है, किसी चार्ज Q को जब हम फील्ड रीजन में किसी पॉइंट तक लेकर आते हैं स्लोली, कैसे लेकर आते हैं? स्लोली, धीरे धीरे लेकर आते हैं, तो जो भी वर्क डन करते हैं एक्सटर्नल एजेंट से वर्क डन, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। आप जब यहां से यहां लेके आएंगे तो सिस्टम क्या है? ये बॉडी और ये चार्ज एक सिस्टम है, दो चार्ज का एक सिस्टम है। अभी चार्ज इनफाइनाइट सेपरेशन पे थे, अब इनको पास लेके आए, ये चार्ज को उठा के यहां लेके आए, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ और वो वर्क डन के बराबर होगा, है ना, वर्क डन के बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखते हैं। अगर आपसे कहा जाए क्या मैं एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी बता सकता हूं, तो हमारा आंसर होगा नहीं। तो माना कि इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मानते हैं, तब हम यहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो इफ एट इंफिनिटी पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो ऐसा मान लिया, तब जाके वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू के बराबर होगा। ठीक है, तो जो भी वर्क करते हो वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी रूप में तभी होगा, तभी मिलेगा जब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पर जीरो ले लेते हैं, है ना। तो ये कहानी है। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, स्टोर्ड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज, दो पॉइंट चार्जेज के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है वो देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज, तो क्या होता है, जैसे ये दो चार्ज है Q1 और Q2 और R सेपरेशन पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं K Q1 Q2 बाई R। और ध्यान रखिए अगर सेम नेचर का है तो प्लस में पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, अभी सेम नेचर का है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखना है? प्लस में। और अगर अपोजिट नेचर का हो, जैसे कि ये Q1 है और ये माइनस Q2 है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखना है? K का मतलब क्या है? 1/4πε0, जिसको K लिखा है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं समझना, अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा तो फिर K नहीं लिखेंगे, 1/4πε0 लिखेंगे, और फिर एप्सिलॉन के मल्टीप्लाई में K लिखेंगे, वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो K अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लगा देंगे, एक प्लस एक माइनस है, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होगा। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी अगर आपसे कहे दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में ऐसा पॉजिटिव होगा, तो आप बोलेंगे नहीं, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है, क्योंकि सारी बातें कहाँ पर डिपेंड करती है कि इन्फिनिटी पर आपने जीरो माना है तब ये पॉजिटिव आ रहा है, इन्फिनिटी पर अगर मैं जीरो मानने के बजाय नेगेटिव मान लूँ तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप ये नहीं बोलेंगे कि दो पॉजिटिव चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी हमेशा प्लस में, वो रेफरेंस लेवल पे डिपेंड करता है। हाँ, कुछ नहीं अगर बोलता है तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई, ये तो कहानी हम लोगों ने समझ लिया। इसमें जैसे पॉइंट चार्ज का पेयर बनाते हैं, जैसे ध्यान दीजिए जो मैं कहने जा रहा हूं उसको भी ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए तीन चार्ज है,
ये Q है, ये Q है, ये Q है, R सेपरेशन है। सिस्टम का पोटेंशियल जी लिखने को कहेगा तो पेयर ढूंढना है। ये पेयर तो K Q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर बाई आर, ये पेयर तो K Q स्क्वायर बाई आर, और एक पेयर इसको छोड़ के ये दोनों का पेयर बन जाएगा और सेपरेशन हो जाएगा 2R। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5KQ स्क्वायर बाई 2R, है ना। तो इस तरह से आपको पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन में क्या करना है, पेयर ढूंढना है। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, घबराने का नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मेरे से क्वेश्चन कहता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर स्मॉल क्यू है, यहाँ पर स्मॉल क्यू है, यहाँ कैपिटल क्यू है, ये ए और ए, बोलेगा इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो देन फाइंड कैपिटल क्यू, ऐसे करके क्वेश्चन रहेगा। तो क्या करना है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, पेयर ढूंढेंगे। तो पेयर ढूंढिए, तो एक पेयर पहले ये लिख लीजिए U बराबर के क्यू क्यू बाई ए, एक पेयर ये लिख लीजिए के क्यू क्यू बाई ए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और एक पेयर ये लिख लीजिए, कितना लिखेंगे के क्यू स्क्वायर बाई, और डिस्टेंस ये कितना होगा, a√2 होगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो a√2, और इसे हम लोग जीरो करेंगे। तो जीरो करते हैं 2k क्यू क्यू कर लेते हैं अपॉन a प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन a√2। अब देखिए उधर जाएगा तो k और k कॉमन होके 0/k 0 हो जाएगा, स्मॉल क्यू खत्म, a से a खत्म, इधर क्या बचेगा, यहाँ लिख दूँ, यहाँ बना देता हूँ। तो ये 0 बराबर हो जाएगा 2q, और यहाँ हो जाएगा q/√2, ठीक है। कैपिटल क्यू निकालना है तो -2q बराबर हो जाएगा q/√2। तो कैपिटल क्यू बराबर कितना होगा, -q/2√2। इस तरह से देखिए अब लोगों ने चार्ज को फाइंड कर लिया। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है, क्लियर है भाई, तुम चल रहे हो ना, सब बढ़िया शानदार। चलिए भाई मिटाते हैं इसको। तो ये तो था पोटेंशियल एनर्जी जो कि हम लोग इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा बड़े आराम से। तो हमने ये पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ लिया, है ना, बहुत ही सिंपल है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सिंपल कहानी है, ये पॉजिटिव चार्ज है, चारों ओर फील्ड होगा, चारों ओर फील्ड होगा ना भाई, ठीक है। तो किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, तो इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आना होता है। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं मिला तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं, कोई भी टेस्ट चार्ज बस पॉजिटिव हो लेके आओ। अब क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर आए, ठीक है। तो जो वर्क करते हैं वो वर्क दरअसल वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, है ना, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल। वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, यहाँ से यहाँ तक स्लोली लेकर आना है, कैसे लेकर आना है, स्लोली, धीरे धीरे लेकर आना है इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो वर्क करते हैं उसी को बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होगी, तो पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है जूल पर कूलम, जिसे बोलते हैं वोल्ट, ठीक है। आप यहाँ पर V, ये जो W एक्सटर्नल वहां पर U भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपको बताया था इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लो, तो जो भी वर्क करोगे वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो U/Q इज इक्वल टू V। समटाइम क्या होता है, मुझे पोटेंशियल मालूम रहेगा और वहां पर कोई चार्ज ला के रख देगा, तो बोलेगा पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो Q इंटू V करके हम क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। तो ये ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। अब जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ध्यान रखिएगा पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ध्यान से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, आराम से, घबराने का नहीं, अपन इधर ही है। तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज के कारण मान लीजिए जैसे पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो आर डिस्टेंस के इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा प्लस में के क्यू बाई आर, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल होगा माइनस के क्यू बाई आर।
पॉजिटिव चार्ज कैसे पोटेंशियल पॉजिटिव में, नेगेटिव चार्ज कैसे पोटेंशियल नेगेटिव में। ये तभी होता है जब इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो लेते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल है। अब हम लोग रिंग के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देख लेते हैं। बराबर इस्तेमाल होता है भाई बड़े प्यार से, बराबर इस्तेमाल होता है भाई बड़े प्यार से। तो रिंग के कारण अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूं, ठीक है, रिंग के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूं तो सबसे पहले रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल अपन लोग देखेंगे। कहाँ देखेंगे? रिंग के सेंटर पे। तो रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल जो होता है के क्यू बाई कैपिटल आर होता है, जहाँ कैपिटल आर क्या होता है? रेडियस। क्या होता है? एक स्मॉल एलिमेंट लेकर के इंटीग्रेट कर देते हो तो यहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, रिंग के एक्सिस पर, जैसे रिंग है और ये चार्ज है। अच्छा, इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली हो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ये एक्स है, ये आर है, तो पोटेंशियल हो जाता है के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा रिंग के एक्सिस पर पोटेंशियल होता है। आ रही बात समझ में? अब जैसे कभी बोल देगा ये रिंग है, मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, ये एक्स डिस्टेंस पर है। बोलेगा पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम को बताइए, तो हमें क्या करना है? इस रिंग के से यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है सिस्टम का, इन्फिनिटी पे जीरो लेके चलना है, तो Q इंटू वी का फॉर्मूला लगाना है, और चार्ज है माइनस में तो माइनस क्यू लिख देंगे, माइनस क्यू और पोटेंशियल का वैल्यू के क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इससे क्या मिल जाता है? सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। रिंग और पार्टिकल एक सिस्टम है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी ये आपका हो जाएगा। ठीक है, सिंपल कहानी है यार, घबराना नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बहुत ही सिंपल, बड़े आराम से, बड़े आराम से देखिए, हम लोग यहां पर देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड भी साथ में देख लेंगे। ठीक है, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल लिख लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज मेटेलिक स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर, चार्ज्ड, ठीक है, मेटेलिक स्फीयर या कंडक्टिंग स्फीयर भी बोलते हैं, मेटेलिक स्फीयर। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, सिंपल कहानी है, ये मेटल का स्फीयर है। एक्चुअली मेटल के वैसे फील्ड नहीं है, बल्कि चार्ज का सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज केवल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, चार्ज केवल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मुझसे कहेगा आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला, तो आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्या है? सेंटर से आउटसाइड पॉइंट की डिस्टेंस। आउटसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई स्मॉल आर, ये तो ठहरा आउटसाइड पॉइंट पर। फिर बोलेगा सरफेस पर फील्ड का फॉर्मूला रेडियस आर है, तो सरफेस पर फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है? के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, हम लोग जानते हैं सिग्मा मतलब चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। क्यू चार्ज है और एरिया पूरा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सरफेस पर पोटेंशियल तो सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये सरफेस पर हो गया। इनसाइड पॉइंट पे कहता है इनसाइड पॉइंट पे फील्ड जीरो होता है, और इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल तो वही होता है जो सरफेस पर होता है, इक्वल टू सरफेस, है ना। ये सब फॉर्मूले याद रखने हैं कि मेटेलिक स्फीयर है, अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज सिर्फ सरफेस पर है। कभी कभी होगा कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेकिन हॉलो होगा, तो मेटल की वजह से फील्ड पोटेंशियल नहीं है, उस पर जो मौजूद चार्ज उसकी वजह से है, और चार्ज सरफेस पर है। अब वो कोई प्लास्टिक का कोई गेंद हो, प्लास्टिक स्फीयर हो, अंदर बिल्कुल खोखला है, चार्ज सरफेस पर ओनली, तो उसकी वजह से फील्ड का यही फॉर्मूला लगेगा, पोटेंशियल का यही फॉर्मूला लगेगा। खैर, अब हम यहाँ पे E वर्सेज आर ग्राफ देखते हैं। तो E वर्सेज आर ग्राफ कैसा होता है? तो कैपिटल आर से अंदर सेंटर और रेडियस के बीच में, सेंटर और सरफेस बीच में फील्ड जीरो होता है ना,
जैसी सरफेस पर आते फील्ड हमें सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मिलता है। उसके बाद ग्राफ ऐसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप। ठीक है, एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप बोलते हैं इसको। V और R के बीच में ग्राफ कहेगा तो यहाँ पे पहले तो फील्ड पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, अंदर फील्ड नहीं होता तो पोटेंशियल एवरीवेयर सेम रहता है। एकदम सरफेस तक पोटेंशियल वही रहेगा सिग्मा R बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन बाहर जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हमें हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी कह सकते हैं जहां चार्ज सिर्फ सरफेस पर है, या फिर मेटेलिक स्फीयर जिसपे चार्ज सरफेस पर ही रहना है, तो उसके लिए वैलिड है। अब हम लोग पढ़ते हैं जरा ध्यान से, बड़े प्यार से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली तो चार्ज रहेगा, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है अब की बार चार्ज। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर यानी चार्ज का पूरा क्या होगा, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। यहाँ पे चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम में। तो ऐसे केस में आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला सेम रखना है, जैसे भाई अभी पढ़े थे मेटेरियल स्फीयर के, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आउटसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई स्मॉल आर क्या है, सेंटर से आउटसाइड पॉइंट की डिस्टेंस। सरफेस पर, तो सरफेस पर फील्ड का फॉर्मूला कितना होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ रो के टर्म्स में भी लिखना पड़ता है ना, यहाँ पे रो के टर्म्स में भी, रो मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द चार्ज। रो मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द चार्ज, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द चार्ज। तो यहाँ पर रो के टर्म्स में अगर आप लिखना चाहें तो ये लिखेंगे रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है फील्ड इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द चार्ज। फिर सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला यही लिख दीजिए, के क्यू बाई आर। अगर आपको इसमें भी रो के टर्म में लिखना है तो देखिए रो का बराबर, रो इक्वल टू क्या होगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम है ना। जहां भी क्यू मिले तो आप उसे रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब लिख दीजिए, अपने आप वो रो के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे यहां लिखना है तो क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिएगा और के की वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, काम बन जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद इनसाइड पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, याद रख लीजिए, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब क्या होता है, इनसाइड पॉइंट पर सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस। ठीक है, इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर ब्रैकेट में 3/2 माइनस 1/2 स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये अपन को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद सेंटर पे फील्ड, तो सेंटर पे फील्ड 0, सेंटर पे पोटेंशियल सरफेस का 3/2 टाइम्स या 3/2 के क्यू बाई आर। घबराने का नहीं, सिंपल कहानी है। ठीक है, यहां पे ई और आर का ग्राफ अपन को ये याद रख लेना है, अंदर फील्ड सेंटर पे 0, फिर फील्ड स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद फिर ऐसे। देखिए ये जो फील्ड है, देखिए इनसाइड पॉइंट पर देखिए स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो स्ट्रेट लाइन, और आउटसाइड पॉइंट पर आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लगभग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये। ठीक है ना, ये कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वही अगर वी और आर का ग्राफ रहेगा तो वी और आर के ग्राफ में सेंटर पे तो 3/2 टाइम्स होता है, सरफेस पर आने पे डिक्रीज हो जाता है, फिर यहाँ पे ऐसा चलता है। यहाँ पे लिखेंगे 3/2 ऑफ द सरफेस, और यहाँ लिखेंगे सरफेस आर बराबर कैपिटल आर। ठीक है, बहुत सिंपल कहानी है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है। ठीक, मिटा रहा हूं, चलो भाई सब लोग ध्यान से, बड़े आराम से, घबराने का नहीं भाई, 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 घबराने का नहीं। चलो भाई चलो, अब जरा ध्यान से सुनो, यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग रॉड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग रॉड होगा, है ना, लॉन्ग चार्ज रॉड। ठीक है, चार्ज रॉड,
लॉन्ग चार्ज रॉड। तो लॉन्ग चार्ज रॉड की वजह से ये रॉड है, लंबा सा रॉड है, इनफाइनाइट रेंज का सोचिएगा। तो इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो अंदर के पॉइंट सॉरी इस ए से आर डिस्टेंस पर फील्ड, तो फील्ड का फॉर्मूला बिल्कुल याद रख लीजिए 2k लैम्डा बाई आर। जितना सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से था ना, उतना ही फील्ड यहाँ पे होता है 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, फिर आइए बहुत ध्यान से, घबराने का नहीं, मिटा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, किसकी वजह से? प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से। ध्यान से, बड़े आराम से, प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अगर शीट बोलेगा, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, जैसे ये शीट है या सरफेस समझ लो, कंडक्टिंग सरफेस लार्ज होगा, ठीक है ना? कैसा होगा? लार्ज होगा, बड़ा सा होगा, तभी यहां पर हम फॉर्मूला लगा पाएंगे। ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इसकी और ये पॉइंट बहुत पास होगा, पॉइंट बहुत पास होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर प्लेन शीट के जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज प्लेट हो, लार्ज क्या हो? प्लेट। प्लेट का मतलब दो शीट होगा, एक तरफ ये तरफ शीट होगा, ध्यान देना, एक तरफ इस तरफ शीट होगा और एक इस तरफ शीट होगा, ठीक है? चार्ज यूनिफॉर्मली इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड अपने आप हो जाएगा, कंडक्टिंग होगा तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना? अगर मुझसे कहेगा नजदीक के किसी पॉइंट पर फील्ड, तो फील्ड यहां पे लिखेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो प्लेट है ना, इस प्लेट में एक चीज आप ध्यान रखना, आप ऐसे बना लो, इधर एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इधर एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, दो प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, ठीक है? दो प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, तो फील्ड यहां पे क्या होगा? एक शीट के वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव था भाई, इसकी वजह से भी सेम डायरेक्शन में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो जोड़ के अपने आप सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, यही आ गया सेम, है ना? तो एक प्लेट आप सोचेंगे दो शीट से मिलके बना हुआ है। अब जैसे देखिए, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, पढ़ते रहना है, मेहनत करना है, ठीक है? मेहनत करना है, चलो भाई, मेहनत से नहीं पीछे हटना है, ठीक है? बस आपको मेहनत करना है, ध्यान से देखना है, राइट डाउन करना है, फॉर्मूला एक बार ठीक से ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है? क्विक रिवीजन की तरह है। अब जैसे मान लीजिए, सपोज दैट आपसे बोलेगा कि सर दो प्लेट है, ये जैसे मान लीजिए दो पैरेलल लार्ज प्लेट्स है, एक दूसरे के करीब रखा गया है। अब यहाँ पर इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, तो बताइए सभी सरफेसेस पे चार्ज कितना होगा? तो इसको सिंपल बोलना है कि इधर स्मॉल q है, लेट अस सपोज इधर स्मॉल q, तो इधर कितना होगा? Q1 माइनस Q। यहाँ पर सामने इंडक्शन होगा, यहाँ प्लस Q, तो उतना इंडक्शन से माइनस Q, और माइनस Q, अगर इस पर कोई चार्ज नहीं रहता ना तो इधर प्लस Q होता, यहाँ Q2 है तो सारा इधर रहेगा Q2 प्लस Q। अब मुझे स्मॉल q निकालना है पहले, तो ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि आउटर सरफेसेस पे चार्ज इक्वल होते हैं, चार्ज ऑन द आउटर सरफेसेस आर इक्वल। आउटर सरफेसेस पे चार्ज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बड़े प्यार से, यानी ये चार्ज और ये चार्ज इक्वल होगा। Q1 माइनस स्मॉल q इक्वल टू क्या होगा? Q2 प्लस स्मॉल q, ठीक है? माइनस q इधर, Q2 इधर, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2 स्मॉल q, स्मॉल q इज इक्वल टू क्या होगा? Q1 माइनस Q2 बाई 2, स्मॉल q की वैल्यू आ गई Q1 माइनस Q2 बाई 2, ठीक है? ठीक, बड़े आराम से, तो स्मॉल q निकल गया। चलो भाई, स्मॉल q आ गया। अगर मुझसे कहेगा कि ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, ये थर्ड सरफेस है, ये फोर्थ सरफेस है, तो फर्स्ट सरफेस पे चार्ज हो जाएगा Q1 माइनस स्मॉल q की वैल्यू रखते हैं तो पता कितना आ जाता है? Q1 प्लस Q2 बाई 2 आ जाएगा, ठीक है? इस पे सेकंड पे तो हम देख ही रहे हैं कितना है, Q1 माइनस Q2 बाई 2, ठीक है? थर्ड सरफेस पे चार्ज ये वाला, तो जितना प्लस उतना ही माइनस में, इसके आगे माइनस लगा दो, माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2, बड़े प्यार से। फोर्थ सरफेस पे चार्ज, तो बोलेंगे सर जितना फर्स्ट पे उतना ही फोर्थ पे, फर्स्ट पे कितना ये है तो फोर्थ पे भी उतना ही होगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2।
तो ये बड़ा ही सिंपल है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम इसी में सवाल करते हैं, मिटा दो इसको। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए कहा जाए देखना देखना बड़े प्यार से, देखना देखना बड़े प्यार से। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि ये सर 2 प्लेट है, ठीक है, 2 प्लेट है, 2 लार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पे प्लस क्यू चार्ज, एक पे माइनस क्यू चार्ज है। अब आपसे कहेगा बताइए सभी सरफेसेस पे चार्ज, तो बोलेंगे सर फर्स्ट सरफेस पे चार्ज का फॉर्मूला होता है Q1 प्लस Q2/2। तो आप बोलेंगे सर पहले प्लेट पे चार्ज है Q, दूसरे प्लेट पे चार्ज है -Q/2, तो कितना आएगा 0, यानी इधर कोई चार्ज नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब इधर कोई चार्ज नहीं होगा सारा चार्ज अंदर हो जाएगा, प्लस Q, यहाँ भी सारा चार्ज अंदर हो जाएगा, -Q, यहाँ 0 रहेगा, ठीक है, बहुत सिंपल था। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर मैं ऐसे क्वेश्चन कहता है कि आप बताइए ये 2 लार्ज प्लेट्स हैं, ओके, सब लोग ध्यान देना, यहाँ पर Q1 है, ये Q2 है। अब 3 पॉइंट दे देगा A, B और C, बोलेगा तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक है। अपन बोलेंगे इस पे जो चार्ज होगा क्या होगा Q1 प्लस Q2/2, इस पे जो चार्ज होगा Q1 प्लस Q2/2। अब जरा खोपड़ी लगाना, जरा खोपड़ी लगाना, यहाँ कितना होगा Q1 माइनस Q2/2, सही लिखा मैंने, यहाँ माइनस ऑफ द Q1 माइनस Q2/2। घबराने का नहीं, पानी वानी पी लो, अगर वीडियो पॉज करना है तो वीडियो पॉज कर लो, पानी पी लो, लेकिन ध्यान से सीखो। अब ए पॉइंट पर फील्ड, तो देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज है, जरा खोपड़ी लगाना, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, खोपड़ी लगाना, ए पॉइंट फील्ड, तो फर्स्ट के कारण फील्ड इधर होगा, ओके, ठीक, फोर्थ के कारण फील्ड इधर होगा, ओके, ठीक, ये फोर्थ के कारण, फोर्थ के कारण। अब जो सेकेंड और थर्ड है वो देखो, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव कैसे फील्ड इधर और नेगेटिव कैसे फील्ड इधर, तो ये दोनों क्या करेगा, काट देगा, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से फील्ड अवे और नेगेटिव फील्ड इधर, तो इन दोनों सरफेसेस के कारण फील्ड क्या होगा, कट जाएगा। तो अगर मुझे ए पॉइंट पर फील्ड कहेगा तो मैं फर्स्ट और फोर्थ के फील्ड को सिंपली जोड़ दूंगा, और यहां पर जो फील्ड होगा ये एक शीट की तरह, बोला था ना प्लेट को 2 शीट मानना, ये और ये तो खत्म कर दिया, क्यों खत्म कर दिया, जरा दिमाग लगाओ ना यार। इस पे है प्लस स्मॉल क्यू, लेटेस्ट सपोज, इस पे माइनस क्यू, अब मैं बोले यहाँ पे फील्ड, तो पॉजिटिव ऐसे फील्ड अवे और नेगेटिव का फील्ड इधर टुवर्ड्स, दोनों कट जाएगा, सिंपल है ना कहानी। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट एंड 4 के कारण फील्ड लिखेंगे, फर्स्ट के कारण एंड 4 के कारण, और ये σ/2 एप्सिलॉन होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो इसकी वजह से, इसकी वजह से भी उतना ही होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारा जो फील्ड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2/A एप्सिलॉन नॉट। अगर बी पॉइंट पर कहता है, जरा खोपड़ी लगाओ, इफ यू हैव द खोपड़ी, पढ़ने लायक नहीं हो तो वीडियो पॉज करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करो, पानी पियो, 2 मिनट जरा घूमो टहलो, फिर आके बैठ जाओ, ठीक है। चलो बी पॉइंट पे फील्ड, तो बी पॉइंट पे फील्ड, इन दोनों का फील्ड कैंसिल आउट होगा, जब खोपड़ी लगाओ, पॉजिटिव कैसे फील्ड राइट में, इसकी वजह से लेफ्ट में, दोनों कट जाएगा, ठीक, इन दोनों का फील्ड जुड़ जाएगा, जो कि ये पॉजिटिव है फील्ड अवे, ये नेगेटिव है फील्ड टुवर्ड्स। तो बी पॉइंट पर फील्ड निकालने में हम सेकेंड और थर्ड को ऐड करेंगे, सेकेंड और थर्ड को ऐड करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड, तो अब कितना आ जाएगा, Q1 माइनस Q2/A एप्सिलॉन नॉट, सिंपली। नहीं है समझ में, वेरी इजी, बहुत आसान है, बिना खोपड़ी के आप आराम से यूज किए, सिंपल तरीका है, बहुत ज्यादा डेप्थ खोपड़ी नहीं चाहिए, सिंपल खोपड़ी में काम बन जाएगा, ठीक है। चलो भाई जरा ध्यान पूर्वक, जोर से बोलो जरा, ध्यान पूर्वक, ठीक 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 ठीक, जोर से बोलो, ठीक 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 ठीक। चलो भाई आगे बढ़ें, चलो भाई आगे बढ़ें। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पढ़ने जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। आओ भाई पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ें। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत सिंपल है, इसमें कहता है ये कोई चार्ज है, ये चारों ओर फील्ड होता है ना, फील्ड रीजन में किसी पॉइंट पर ये ए है और ये पॉइंट बी है, पहले तो दोनों के पोटेंशियल के डिफरेंस को ही बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ये ऐसे बोल सकते हैं, किसी
यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक ले जाने में जो वर्क होता है, अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपको नहीं मिला, मान लो क्यू चार्ज मिला, तो क्यू चार्ज को ए से बी तक लेके गए, तो जो भी वर्क करते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, तो मान लीजिए क्यू चार्ज पे डब्ल्यू वर्क किया, तो डब्ल्यू बाई क्यू, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली जो पोटेंशियल डेफिनेशन में इन्फिनिटी से यहाँ तक जो लेके आए थे, तो जो वर्क किया था अपॉन क्यू से पोटेंशियल बोला था, एक्चुअली वो भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है। वो यहाँ पे जीरो माना था इसलिए पोटेंशियल बोल रहे थे, एक्चुअली होता तो यही है, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा Q इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको बराबर इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर यहाँ पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कहेगा, तो माइनस ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट करना है, यानी जो आप चार्ज लेके जा रहे हैं वो चार्ज ब्रैकेट में V इनिशियल माइनस V फाइनल, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल चार्ज माइनस क्यू ब्रैकेट में V इनिशियल माइनस V फाइनल करना है, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट में Q V फाइनल माइनस V इनिशियल, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स में Q V इनिशियल माइनस V फाइनल, मतलब सॉरी ये माइनस हट जाएगा ना, सॉरी गड़बड़ हो रहा था, है ना, लाहौल वाला कुब्बत हो गया था, ठीक है, ये हो जाएगा। यहां पर जो वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, यानी वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, बड़ी वेरी सिंपल भाई, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे ये चार्ज है पॉइंट चार्ज, तो ये एक सर्कल बना दिया, आर रेडियस का सर्कल हो गया भैया। अब मैं कहूं किसी स्मॉल क्यू चार्ज को ए से बी पर लेके गए, ऐसे करके बी पर लेके गए, बताइए वर्क डन कितना होगा। तो बोलेंगे सर ये चार्ज ले जा रहे हो, जिस चार्ज को ले जा रहे हो उसके वजह से पोटेंशियल नहीं देखना है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू डेल्टा वी। पहले कहां पर थे, ए पर, अब कहां पहुंच गए, बी पर, तो वी बी माइनस वी ए लिखो। अब आप बोले सर ए और बी का पोटेंशियल, तो देखिए जो चार्ज ले जा रहे उसकी वजह से पोटेंशियल नहीं देखते हैं, जो चार्ज ले जा रहे उसको छोड़ करके जितने चार्ज, जैसे एक चार्ज है तो एक ही चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल देखेंगे, दो चार्ज होता तो दोनों चार्ज का पोटेंशियल निकालते हैं। तो मैं ए का पोटेंशियल निकालूंगा तो क्यू की वजह से निकालूंगा, के क्यू बाई आर, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल के क्यू बाई आर, और बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालूंगा तो भी के क्यू बाई आर आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो, इसलिए वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो, वर्क डन विल बी जीरो। बड़े आराम से, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं, ठीक है। चलो भाई, तो ये क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो भाई चलो, बड़े आराम से, बड़े आराम से, बड़े आराम से, चलो पढ़ते हैं बड़े आराम से। अब हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ते हैं। देखो भैया, आज आपको देखना पड़ेगा, देख रहे हो ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल रिलेशन क्या होता है, E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, dV क्या है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, dr क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, बड़े मजे से, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो dr इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। अब जरा ध्यान देखते हैं बेटा, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और तुम जो है यहां से ds वेक्टर इधर की तरफ चले, तो अब बोलेंगे सर थीटा एंगल पर चल रहे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो ds का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, ये हो जाएगा ds cos थीटा। तो फील्ड इधर है तो फील्ड की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट को ds cos थीटा बोल रहे हैं, तो dr की जगह ds cos थीटा लिखेंगे। तो यहां पे बड़े आराम से dv बराबर लिखेंगे माइनस e ds cos थीटा, और ई डी एस कॉस थीटा को ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर भी कहते हैं। तो डीवी बराबर आप लिख सकते हैं समटाइम इलेक्ट्रिक फील्ड आई जे के टर्म में हो और डी एस वेक्टर लिख देगा डॉट डी एस वेक्टर। डी एस वेक्टर यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं डायरेक्शन, फील्ड रीजन में किसी भी तरफ डिस्प्लेसमेंट।
अगर वो आई जे के टर्म में हो तो डॉट प्रोडक्ट करना, आगे माइनस लगाना, वो डीवी मिल जाएगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे बहुत साफ साफ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये 2 पॉइंट है और बी, तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिशेस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो यहाँ पर वी ए ग्रेटर देन वी बी होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये ए और बी फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो अब आपको बोलना है सर यहाँ पे फील्ड के परपेंडिकुलर चलने पे पोटेंशियल सेम रहता है। वेयर देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज द फील्ड। अगर इस डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं है तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। क्लियर हो गया? आओ भाई आओ, आओ भाई आओ, जरा ध्यान से, जरा प्यार से, जरा प्रेम से, बड़े आराम से देखो देखो। अब यहाँ पे ध्यान देना, कितना नंबर पॉइंट था? चलो चौथा नंबर था, पांचवा नंबर कर लेते। ठीक है, दिल पे नहीं लेना। E बराबर लिखा है माइनस के dv बाई डी आर, तो dv बाई डी आर को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। बड़े मजे से, बड़े मजे से। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर कहीं पर किसी रीजन में पोटेंशियल एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ठीक है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो एक्स डायरेक्शन में फील्ड अगर कहेगा तो आप v को डिफरेंशिएट कर देना x के रिस्पेक्ट में, जहां y और z को क्या मानेंगे? कांस्टेंट। y और z कांस्टेंट होगा। आराम से करना होता है डिफरेंशिएशन, घबराने का नहीं। v का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y डायरेक्शन फील्ड मिल जाएगा, x एंड z कांस्टेंट होगा। उसी तरह ई जेड बराबर माइनस के डी वी बाई डी जेड, यहाँ पर x एंड y कांस्टेंट होगा। तीनों कंपोनेंट अगर मिल जाते हैं ना तो यहाँ पे ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप होता है। ठीक है, चलो भाई चलो ईमानदारी से। तो ये था फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन, बहुत ही सिंपल है, आप इसे एक बार देख चुके हैं। क्वेश्चन बहुत बनाना होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन खूब बनाना होगा तो बहुत सही हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, घबराने का नहीं, अपन इधर ही है, अपन इधर ही है। अब हम लोग देखते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या पढ़ते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या पढ़ रहे हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। चलो भाई इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़ते हैं। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? वह सरफेस, एक मिनट जरा एक काम करें, इसमें इंक भर ले, तो 1 मिनट का गैप ले रहा हूं, पानी भी पी लूंगा 2 घूंट और इंक भी भर लूंगा। ठीक है, तो बने रहिए, कहीं जाना नहीं है, आप भी पानी पी के आइए। 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, फिर स्टार्ट कर दूंगा वीडियो। पानी पिलाओ बेटा, अभी काम चल रहा है, 15-20 मिनट में हो जाएगा। अभी चल रहा है। क्या टाइम हो गया? क्या टाइम हो गया? 6:40। और चलो भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है कि वह सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। एवरी पॉइंट हैविंग सेम पोटेंशियल। तो पहले नंबर का पॉइंट इसमें याद रखना है, एवरी पॉइंट हैविंग सेम पोटेंशियल। एवरी पॉइंट हैविंग सेम पोटेंशियल। चलो भाई
सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए भाई, दूसरी बात, किसी पॉइंट चार्ज के से पोटेंशियल कैसा होगा पोटेंशियल सरफेस। अच्छा एक बात और, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने बनाया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। ओई रायता फैलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको परपेंडिकुलरली काटेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, जैसे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होता है, ये सबको मालूम है। नहीं मालूम है तो आप रिवाइज कर रहे हो इसीलिए तो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट, अगर लॉन्ग रॉड होता है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंड्रिकल होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली काटती है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन सरफेस होता है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, बोलो ठीक। चलो भाई, तो ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ लिया है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है डाइपोल, ठीक है। डाइपोल ही लास्ट बचा है, ठीक है। मैंने तो एंजॉय किया भैया, मैंने तो खूब एंजॉय किया, मजे से मेरे को ठीक लगा कि चलो भाई मैं एक रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला कंसेप्ट जो भी पॉसिबल था मैंने सब कराने की कोशिश करी, ठीक है। बाकी अब आप क्वेश्चन बनाओगे तो और ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अगर आप जोर से बोलोगे तो आवाज़ मेरी तक पहुंचेगी। सर काय मजाक कर रहे हो, बताइए, मतलब हम चिल्ला के बोलेंगे आप तक आवाज़ पहुंचेगा, हद हो गया। अच्छा देखिए, डाइपोल में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड, ये एक्सिस ऑफ द डाइपोल होता है। यहाँ पे दोनों पोल, ये सेंटर है डाइपोल का, ये एल मान लो, ये भी एल, और ये दोनों पोल को 2L कहते हैं या डी लिख सकते हैं, ठीक है। डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज ऑन द डाइपोल। चार्ज मतलब क्या होता है, किसी भी एक पोल पर मैग्नीट्यूड, उसे बोलते हैं डाइपोल पर का चार्ज। तो Q इंटू 2L, वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो लिखेंगे 2QL वेक्टर। डाइपोल मोमेंट को P से दिखाते हैं, ठीक है, और वेक्टर फॉर्म ये होता है। L वेक्टर क्या होता है, तो सेंटर से पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन वेक्टर। L वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द सेंटर। कुल मिला के डायरेक्शन यहाँ से पता चलता है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है। डाइपोल की एक्सिस नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है ना, तो अलोंग द एक्सिस होती है, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। दूसरी बात हम लोग को यहाँ ध्यान रखना है, अगर मुझे डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बात कर लेते हैं, बड़े प्यार से, बड़े आराम से, ध्यानपूर्वक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये डायपोल है और ये डायपोल का सेंटर है, ये डायपोल की एक्सिस है, ये कोई पॉइंट P है आर डिस्टेंस पे, जो कि एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये कहा गया है कि एट एक्सियल, एक्सियल को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। एंड ऑन, लिख नहीं रहा हो समझ जाना। एंड ऑन, एंड ऑन पोजीशन पे, एंड ऑन पोजीशन का मतलब हुआ ये ले, आर बहुत दूर होगा, है ना। आर कहाँ से मेजर करते हैं, डायपोल के सेंटर से। आर बहुत बड़ा होना चाहिए एल से, तभी डायपोल बोलते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल थीटा 0 डिग्री कर लो, कॉस 0 डिग्री 1 KP अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे एट इक्वेटोरियल, एट इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल का दूसरा नाम बोलो, इक्वेटोरियल का दूसरा नाम बोलो, सब लोग ध्यानपूर्वक बोलो।
इक्वेटोरियल का दूसरा नाम है ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन। तो यहाँ पे ये समझना होता है कि ये डायपोल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये पॉइंट होगा, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, है ना। यहाँ पे पोटेंशियल होता है जीरो, क्योंकि cos 90 डिग्री जीरो। थीटा का मतलब क्या है, ओपी लाइन जो है सेंटर ओपी लाइन एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री है, इसलिए पोटेंशियल यहाँ पे जीरो है। भाई दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है, टेंशन लेने का नहीं, सिंपल है कहानी। बोलो ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये था पोटेंशियल, हमने पढ़ लिया। अब हम लोग यहाँ पर फील्ड के बारे में जानते हैं। फील्ड के बारे में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कारण, ठीक है, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने जा रहे हैं। तो भैया ये हमारा रहा डायपोल बड़े आराम से, और ये रहा सेंटर ऑफ द डायपोल, ये रहा पॉइंट पी, ठीक है। थीटा एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है Kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। याद रख लो ये फॉर्मूले, जरूरी है। और डायरेक्शन तो ओपी लाइन के साथ लेट अस सपोज फील्ड अल्फा एंगल बना रहा है, तो डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है फील्ड का, आप बोलोगे तो मैं फॉर्मूला सुन लूंगा, tan अल्फा बराबर हाफ tan थीटा, tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा। थीटा देख रहे हो, ओपी लाइन एक्सिस का जो एंगल बना रही थीटा है, अल्फा ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ओपी लाइन के साथ अल्फा एंगल पे, ठीक है। यहाँ पे दो बातें, एट एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डायपोल है, यहाँ पर फील्ड अलोंग द एक्सिस होता है, ठीक है। और कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख लो, cos 0 डिग्री 1, 3 बन जाए 3 + 1 4, 4 का रूट 2, तो फील्ड हो जाता है एक्सियल पॉइंट पे 2 Kp अपॉन आर क्यूब, और ये किधर होगा, अलोंग द एक्सिस होगा, अलोंग द एक्सिस होगा। और इक्वेटोरियल पॉइंट पर, चलिए भाई इक्वेटोरियल पॉइंट पर बात कर ले, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल का दूसरा नाम बताओ, ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन, है ना। सब देखो ध्यान से, इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब हो गया ये डायपोल, ये इस पॉइंट पे फील्ड होगा एंटी पैरेलल टू द एक्सिस, और यहाँ पे ये जो है इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड Kp अपॉन आर क्यूब होगा। क्यों होगा, जरा खोपड़ी लगाओ, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो cos 90 0, 0 + 1 1, तो Kp अपॉन आर क्यूब ही रहेगा। और डायरेक्शन किधर होगा, एंटी पैरेलल टू द एक्सिस, एंटी पैरेलल टू द एक्सिस, बड़े आराम से, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड था डायपोल के कारण, हाँ वही तो सही बोल रहा था यार, कमाल करते हो यार अमित श्रीवास्तव। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। अब डायपोल पे टॉर्क की बात कर लेते हैं, ये तीसरा नंबर पॉइंट था, चौथे नंबर की बात कर लेते हैं, टॉर्क ऑन द डायपोल। आओ मिलके बोले टॉर्क, ये यूनिफॉर्म फील्ड है, टॉर्क इन यूनिफॉर्म फील्ड लिख देता हूं, ठीक है। टॉर्क इन यूनिफॉर्म फील्ड में डायपोल को रखना है। अगर आप डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं और डायपोल ऐसे है थीटा एंगल पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, Pe साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, Pe साइन थीटा। अच्छा बताओ नेट फोर्स कितना लगेगा, तो नेट फोर्स क्या बोलेंगे, 0, जितना पॉजिटिव पे आगे की तरफ उतना ही नेगेटिव पीछे की तरफ, तो नेट फोर्स तो 0 रहेगा डायपोल पे, ये याद रखना है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म कहेगा टॉर्क का, क्या बोलेंगे, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। इस टॉर्क की वजह से ऑलवेज डायपोल में टेंडेंसी होती है फील्ड के पैरेलल आने की, यानी ये जो टॉर्क लगता है वो फील्ड की वजह से लग रहा है, वो हमेशा फील्ड के पैरेलल आना चाहता है, ठीक है। यानी डायपोल हमेशा फील्ड के पैरेलल आना चाहता है टॉर्क की वजह से। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो अगर ये डायपोल फील्ड के पैरेलल आ गया तो क्या होगा, तो अगर पैरेलल होता है तो टॉर्क हो जाता है 0, क्योंकि थीटा 0 डिग्री हो गया, टॉर्क विल बी 0। और इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं इसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि फोर्स भी 0, टॉर्क भी 0 और पोटेंशियल जी मिनिमम होता है इसीलिए।
और यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल परपेंडिकुलर होता है, जल्दी बताओ, तो क्या होगा? टॉर्क इज मैक्सिमम, जो कि होता है पीई, इसमें मैक्सिमम बोलते हैं। अगर आपको कहीं पर पूछा जाए मैक्सिमम टॉर्क तो बोलते हैं पी। कब होगा? तो जब डायपोल फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। फिर यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल अपोजिट है ना, नेगेटिव इधर पॉजिटिव। देखो डायपोल में इधर होता है नेगेटिव पॉजिटिव ना, तो यहाँ पे थीटा 180 डिग्री और 180 डिग्री पे फिर से टॉर्क क्या होगा? 0। इसमें बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यानी अगर गलती से तुमने इसे हल्का सा घुमाया तो घूम करके वो फील्ड के पैरेलल आ जाएगा, मतलब ऐसे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अगर मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया आपने, कैसे फील्ड में रख दिया? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। ठीक, ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। तो आपको बोलना है फोर्स इज नॉट जीरो बट टॉर्क में बी जीरो। फोर्स इज नॉट जीरो बट टॉर्क में बी जीरो। ठीक, समझ गए? अच्छा भाई, आओ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें। चलो भाई, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें। ये अगर 5वां नंबर था तो हम 6वें पे आ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिफॉर्म फील्ड, डायपोल के साथ पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखते हैं मुंडी ऊपर करके, तो देखिए थीटा एंगल पे, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है फॉर्मूला माइनस पीई कॉस थीटा। क्या होता है? माइनस पीई और इसका डॉट प्रोडक्ट पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर होगा। पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर होगा। और यहां पे अगर थीटा 0 डिग्री है, थीटा क्या है? 0 डिग्री, यानी डायपोल क्या है? फील्ड के पैरेलल। डायपोल क्या है? फील्ड के पैरेलल। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? माइनस पीई। देखो cos 0 डिग्री 1 होता है ना, माइनस पी, दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। द मिनिमम, सबसे छोटा पोटेंशियल एनर्जी यही होता है। ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे ऐसे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0। cos 90 डिग्री देखो 0 होता है, फॉर्मूले में देखो ना, cos 90 डिग्री 0। फिर देखो देखो देखो, गौर से देखो, अगर ये फील्ड के एंटी पैरेलल हो गया ऐसे, तो थीटा कितना हो गया? 180। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? cos 180 क्या होता है? -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा प्लस पी, दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पूछाएगा कितना होता है, तो बोलना है पी। कब होगा? जब फील्ड के अपोजिट होगा। क्लियर? यहां पर अगर बोलेगा अगर डायपोल फील्ड के साथ इनिशियली थीटा 1 एंगल बना रहा था, ध्यान देना, और अब घुमा करके इसे मैंने थीटा 2 एंगल पे कर दिया, अब बोलेगा वर्क डन बताओ, तो वर्क डन बोलना है पीई ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, है ना। ये आया यू फाइनल माइनस यू इनिशियल से। तो आपको फॉर्मूला याद रखना, अगर थीटा 1 से थीटा 2 एंगल पे कर दिया तो पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये वर्क डन बाय एक्सटेंजेंट है। अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कहेगा तो यही चीज आपको उल्टा कर लेना है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कहेगा तो माइनस ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटेंजेंट, यानी जो भी निकालो उसके आगे माइनस लगा दो। ठीक है, तो ये कहानी है। ठीक, तो ये था पोटेंशियल एनर्जी। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड वेरी सिंपल, अगर डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, 8वां नंबर पॉइंट ले लेते हैं, टाइम पीरियड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे रखना है डायपोल को, यूनिफॉर्म फील्ड रहेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड रहेगा, यूनिफॉर्म फील्ड। तो अगर डायपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ऐसे, और इसे टिल्ट करके छोड़ देते हैं, मतलब ये थोड़ा सा ऐसे घुमा के छोड़ दीजिए, घुमा के छोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे करेगा, ऑसिलेट करेगा, देख रहे हो ऐसे, मैं बताता हूँ, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? T = 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई, आई अपॉन पी। बोलो आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा?
जैसे मान लीजिए ये एक रॉड है, लाइट रॉड, हल्का रॉड, लाइट रॉड मतलब हल्का रॉड, कोई मास नहीं उसमें, और एक पार्टिकल है, दो पार्टिकल है, ये एम मास, ये एम मास, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट कितना होगा? तो ये वाला एल है, ये वाला एल है, ध्यान से देख रहे हो, तो सेंटर के अबाउट ऐसे घूम रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल का कितना होता है? एम आर स्क्वायर, एम एल स्क्वायर इंटू 2 कर लेते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू रखोगे, टाइम पीरियड सॉल्व हो जाएगा। तो ये था भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन, मजा आया? ठीक है, बहुत आसान था, पूरा फॉर्मूला मैंने करा दिया, कॉन्सेप्ट भी बहुत कुछ बोल दिया है, इतना बोला है कि अगर आप ध्यान रखें सारी चीज़ों को तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओवरऑल आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप अगर लगभग 100 तक बना लें, मतलब डेली 25-25 क्वेश्चन 4 दिन बना लें, काम हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।